तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इस कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को याद दिला दूं और विश भी करूं। आज हैप्पी टीचर्स डे है और बहुत सारे लोग हम सभी की ज़िंदगी में होते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे तमाम लोग हैं। तो इसी के ज़रिए, आप तमाम लोगों के ज़रिए, इस क्राइम तक के ज़रिए ऐसे अपने तमाम टीचर्स, अपने तमाम गुरुओं, अपने तमाम उस्तादों का शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ज़िंदगी की बारीकियों को सिखाया, समझाया। तो आप लोगों की भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और ये मौका है उन सबको विश करने का और उन सबका आभार जताने का, शुक्रिया जताने का। तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे। और ज़रूरी नहीं है कि आपका गुरु, आपका उस्ताद, आपका टीचर, वो आप जो बड़े होते हैं वही आपको सिखाएं। आपसे जूनियर, आपसे कम उम्र के लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सीखने और सिखाने का कोई वक्त या कोई उम्र नहीं होती। तो अगर अच्छी चीज़ आप किसी से भी सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसी पल वो आपके लिए एक तरह से गुरु या उस्ताद है, टीचर है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी वजह से ये हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गुरु भी थे, टीचर भी थे, और हम सब आज के दिन को इसीलिए याद करते हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे के बाद कहानी शुरू करूं उससे पहले कल के मैच की बात। कल का जाहिर सी बात है कि जो मैच हुआ और हम हारे, बुरा लगा, लेकिन मैच अच्छा था। हाँ, अफसोस ये हुआ कि जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ। हमारे कई खिलाड़ी जब वो अच्छा खेलते हैं, हम उनको सर पे बिठा लेते हैं, हीरो का दर्जा देते हैं, और अगर ज़रा सी गलती करते हैं तो हम उसी पल उनको विलन बना देते हैं। अर्शदीप के बारे में जो कुछ लिखा गया, कहा गया बहुत सारी जगहों पे, हालांकि सरकार ने भी जवाब दिया है, मैं उसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मैं एक क्रिकेटर, एक क्रिकेट फ़ैन के नाते मुझे मालूम है कि मैदान पे कब क्या कुछ हो सकता है। मैंने भी बहुत सारी क्रिकेट खेली है, तो कभी भी एक गलत शॉट पे आउट भी हो सकते हैं, फील्डिंग से मिस हो सकती है, कैच छूट सकता है, बॉलिंग में आपकी लाइन लेंथ बिगड़ सकती है, वाइड पे वाइड फेंक रहे हो। तो ये खेल का हिस्सा है। कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर ऐसा नहीं करता, ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान मैच में, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसे मैचेस में किस तरीके से आप हीरो बन जाते हैं। तो ये एक मौका था। ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भी कल छोड़ा। आखिरी में 2 बॉल पे जो 2 चौके थे, वो जो फ़खर जमा है उसकी गलती थी, और अगर यही पाकिस्तान हार जाती तो शायद फ़खर जमा पाकिस्तान का विलेन होता कि तुमने 8 रन फालतू के दिए थे और मैच बहुत क्लोज था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। खेल है, खेल की तरह हमें लेना चाहिए। ठीक है, हम लोगों का उससे दिल, जज्बात जुड़े होते हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी को किसी एक गलती या उसकी उस दिन की गलती पर इस तरीके से हमें उसके साथ सलूक नहीं करना चाहिए। तो अर्शदीप के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। कम से कम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ है ये। इसी बहाने चलिए आज की कहानी शुरू करता हूँ। आपको ये भी बता दूँ कि एशिया कप का ये मैच चल रहा था। कुछ लोगों ने मेल किया था कि सर ये एशिया कप क्यों शुरू हुआ, आईसीसी से क्या लेना देना है। तो एशिया कप शॉर्ट में बताता हूँ, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, 60 ओवर का था वो, अब तो 2020 चल रहा है। तो पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था 75 में, दूसरा 79 में, फिर 83 में। लगातार 2 पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता। क्लाइव लायड थे कैप्टन, और वेस्ट इंडीज़ की टीम उस वक्त तूफ़ानी टीम थी, क्या बॉलिंग क्या बैटिंग। तो पहला 2 वर्ल्ड कप आसानी से जीती वेस्ट इंडीज़, और उसका तीसरा 83 में हम लोग पहुँचे। और हमारे लिए तो आप तो फिल्म भी आई थी 83 देखी होगी। कोई हमें मानता ही नहीं था कि हम कम से कम शॉर्टर वर्जन में ये जो गेम है 50-60 ओवर वाइट बॉल गेम, इस पर हम कहीं टिकेंगे भी। तो हमारी रेपो वैसी ख़राब थी और हम 83 में पहुँचे, लेकिन नसीब देखिए कि हम फाइनल में पहुँचे और फिर फाइनल जीते। उसी 83 के फाइनल में एशिया कप का जन्म हुआ था एक तरह से। वो यूँ कि जब तमाम लोगों को गलत साबित करते हुए कपिल देव की टीम 83 के फाइनल में पहुंची और लॉर्ड्स में वो मैच था ऐतिहासिक, तब हमारे बीसीसीआई, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे, एनकेपी साल्वे थे। वो जो एमपी भी रहे, पॉलिटिशियन थे। और तब बीसीसीआई उतनी अमीर बॉडी नहीं थी, बस अब पैसे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इतनी अमीर नहीं थी। क्योंकि अब जो अमीरी आई हमारी असल में वो वनडे के बाद शुरू आनी, जब रंगीन कपड़े सब आने शुरू हुए, जब टीवी पे ज़्यादा टेलीकास्ट होने लगा। 83 तक इतने सारे थे नहीं, टीवी भी नहीं थे ज़्यादा। तो जब इंडिया पहुंच गई फाइनल में 83 के, तो एनकेपी साल्वे इंग्लैंड में थे
और उन्होंने अपने 2 खास मेहमानों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से 2 पास मांगे, सिर्फ 2। उन्होंने कहा कि हमें आप 2 पास दे दीजिए, हमारे ख़ास मेहमान हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनको देने से मना कर दिया। चलिए मना तो किया ही, मतलब बड़ी अजीब तरीके से मना किया, एक तरह से बेइज्जती करते हुए। ये बात एनकेपी साल्वे के दिल में बैठ गई। अच्छा, उस वक्त तक ये था कि ये वर्ल्ड कप जो है किसी और देश की मतलब हैसियत नहीं है कि वो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ करे। और पहला 75-79 में इंग्लैंड में ही हुआ था, 83 में इंडिया जीती इंग्लैंड में ही, तो 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड कर चुका था होस्ट। और ये था कि ये बाहर नहीं होगा, 87 में भी इंग्लैंड में ही होगा, क्योंकि पैसे वैसे सब उस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बड़ा अमीर रिच था, ब्रॉडकास्टिंग का भी उनके पास बड़ा सब कुछ था, BBC ब्रॉडकास्ट करती थी। तो एनकेपी साल्वे को ये 2 पास ना मिलना खल गई। उसके बाद उन्होंने IC से बात की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन उसमें भी इंग्लैंड का दबदबा था। ICC ने भी मदद नहीं की, सिर्फ 2 अदद पास के लिए। सोचिए, एक क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट मांग रहा है 2, वो भी सिर्फ 2, नहीं दिया। बहुत बुरा लगा। वर्ल्ड कप इंडिया ने जीती नेक्स्ट डे, 25 जून को ये मैच जीती थी, 26 जून को इंग्लैंड में ही थे एनकेपी साल्वे। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड को सबक सिखाना, और ये इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप पे दावेदारी करती है ना, हम ही होस्ट करेंगे, इसको यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा और फिर इन्हें बताऊँगा। अब इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप कोई और कंट्री करे, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। अब इंडिया कैसे करेगा, इतने पैसे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो सबसे पहले जो है ना, अपने एशिया की टीमों को एक साथ जोड़ते हैं। वोटिंग, तब वोट होते थे हर देश के। अब इंडिया में जो टेस्ट प्लेइंग देश है, उसके अलावा नॉन जो टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, वो सब मिलाकर ठीक ठाक वोट थे। बट सबसे मजबूत इंडिया के बाद पाकिस्तान की टीम थी। पाकिस्तान के उस वक्त नूर खान वहाँ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। तो साल्वे साहब ने नूर खान से बात की, एक डिनर रखा और उसके बुलाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत हो गई इनकी बपौती, वर्ल्ड कप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और इंडिया पाकिस्तान में कराते हैं। 83 की बात है ये, 26 जून 1983। नूर खान को ये आइडिया पसंद आया, पर उन्होंने कहा हमारे पास पैसे तो हैं नहीं इतने। उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन अभी 2 ही देश था। इसके बाद इन्होंने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से बात की, श्रीलंका की टीम बेहतर थी। फिर श्रीलंका भी तैयार, पर श्रीलंका ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। फिर ये हुआ कि जो बाकी थे, बांग्लादेश और भी कोई टीमें, उन सबको लिया गया। उस वक्त बांग्लादेश को टेस्ट का दर्जा नहीं मिला था टीम का, लेकिन इन सब ने कहा, मलेशिया, सिंगापुर, ये लोग थे बॉडी एशिया कप में, एशियाई टीम में। तो यह कि पहले कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, पहले कुछ और करते हैं। तो लोग हम एशियाई देशों को मिलाकर अपना एक बॉडी बनाते हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जन्म हुआ। और ये हुआ कि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल बन गया तो हम लोग एशिया कप कराते हैं, ताकि एशिया के सारे देश खेलें और उसमें इंग्लैंड की छत्रछाया से हम बाहर निकलेंगे। सब तैयार हो गए, लेकिन अभी हुआ कि भैया कौन कराएगा। श्रीलंका ने कहा हम तो एशिया कप ठीक है, हमारे पैसे नहीं, हम पैसे नहीं खर्च करेंगे। पाकिस्तान की हालत भी वैसी थी, हमारी हालत भी वैसी थी। तो अब क्या किया जाए। अच्छा, फ्लड लाइट वाइट का भी उस वक्त शुरू हो रहा था। ऐसे वक्त में काम आए, UAE में भी क्रिकेट चल रहा था, लेकिन वो नॉन टेस्ट प्लेइंग देश था, और उसके चीफ थे अब्दुल रहमान बुखातिर। याद होगा उस वक्त एक फेयरवेल मैच भी हुआ करता था, क्रिकेटरों को पैसे मिलते थे। तो बुखातिर वहाँ पे अपने अपने क्रिकेट मैच कराते थे। ये इंडियन बोर्ड और पाकिस्तानी बोर्ड को पता था। बुखातिर को कांटेक्ट किया, कहा कि आप वैसे तो मैच कराते हो, एक काम करो, आप फुल फ्लेज होस्ट करो एक बड़ा इवेंट। तो उन्होंने कहा क्या। उसने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसमें UAE भी मेंबर बने। वो खुश हो गए। पैसा बेइंतहा था बुखातिर साहब शेख के पास। उन्होंने कहा ठीक है, एशिया कप हम होस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कीजिए। उन्होंने बोला सारा खर्चा हम उठाएंगे, और क्या चाहिए था। सब तैयार हो गए। उसका पहला एशिया कप वर्ल्ड कप 83 जीतने के ठीक 1 साल के बाद 1984 में UAE में हुआ, और सुनील गावस्कर कप्तान थे, और पहला एशिया कप इंडिया ने जीता था। तब ये लिमिटेड ओवर 50 ओवर का मैच हुआ करता था। तो इस तरीके से 38 साल पहले एशिया कप का जन्म हुआ, और एशियाई टीम, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का जन्म हुआ सिर्फ 2 पास की वजह से। अगर एनकेपी साल्वे को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ICC वो 2 पास उनके मेहमानों के लिए दे देते, तो शायद एशिया कप का जन्म नहीं होता, न एशियाई क्रिकेट काउंसिल का होता। और 84 में एशिया कप हुआ। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन लोगों ने सब मिलजुल के ताकत देख ली, सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट वर्ल्ड कप, चौथा वर्ल्ड कप, जो रिलायंस वर्ल्ड कप था, वो इंडिया आ गया और पाकिस्तान में हुआ, और 87 में। तो 75, 79, 83 इंग्लैंड में। उसके बाद चौथा वर्ल्ड कप इंडिया ने और एनकेपी साल्वे और पाकिस्तानी बोर्ड ने होने नहीं दिया इंग्लैंड में। उन्होंने कहा अब होगा तो ये बाहरी, और एशिया आया इंग्लैंड से निकलकर पहली बार, और तब मेज़बान हम लोग थे। वो 87 का वर्ल्ड कप जो
शायद ऑस्ट्रेलिया जीती थी फाइनल में, सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए थे। तो ये कहानी थी एशिया कप की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। हर देश जासूसी करता है, हर देश में जासूसी अपनी एजेंसियां हैं, एजेंट्स हैं, अलग अलग तरीके से जासूसी होती है। लेकिन अभी हाल में एक नया ट्रेंड आया नई जासूसी की, और उसी नए ट्रेंड की कहानी है आज की। बात 2021 की है। जोधपुर में इंडियन आर्मी का एक जवान पोस्टेड था, और इस 24 साल के जवान का नाम था संदीप। जोधपुर में ये पोस्टेड था। एक रोज़ अचानक संदीप के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। उधर से आवाज़ लड़की की थी। वो पूछती है, आप संदीप बोल रहे हैं? तो ये संदीप के पास फ़ोन है। लड़की कहती है कि आप संदीप बोल रहे हैं, लेकिन संदीप असल में प्रदीप था। लड़की ने संदीप नाम लिया और उसका असली नाम प्रदीप था। तो उसने कहा, नहीं मैं तो संदीप बोल रहा हूँ, प्रदीप बोल रहा हूँ। अब लड़की कहती है कि नहीं आप मजाक कर रहे हो। कहता, नहीं भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रदीप ही बोल रहा हूँ। अब लड़की उसे संदीप कहती जा रही है, वो कह रहा है मैं प्रदीप हूँ। लेकिन खैर वो कहता है कि ये बताओ आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं संदीप की दोस्त बोल रही हूँ, और शायद आपका गलती से ये नंबर मिल गया। वो मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ और मुझे ज़रूरत थी बात करने की। तो उसने कहा नहीं गलती हो गई। फिर खैर दोनों ने जो होता रहा नंबर पे बातचीत हुई, सॉरी वॉरी कह के फ़ोन रख दिया गया। अब इसके बाद लड़की का दोबारा फ़ोन आया, कैसे हो प्रदीप, क्या हाल है? तो उसने कहा आप फिर? बोला हाँ, अब दिन बात की आपसे, अच्छा लगा। और मैं सेना की आर्मी मेडिकल कॉर्प्स यानी AMC मुंबई में पोस्टेड हूँ। लड़की कह रही है मेरा नाम रिया है और मैं मुंबई में ट्रेनिंग कर रही थी, तभी मैं उस वक्त संदीप मेरी दोस्ती हो, उस चक्कर में आप प्रदीप को मैंने आपको फ़ोन कर दिया। तो मेरी दोस्त ने असल में नंबर दिया था और उसने मेरी बड़ी काम मदद की थी, और मेरे माँ बाप हैं नहीं, बड़ी मुश्किल से ये नौकरी लगी है, और आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। और फिर इमोशनली बातचीत हाय हेलो, अभी बस ऐसी दोस्ती शुरू हो गई। अब इसके बाद धीरे धीरे फिर फ़ोन आने लगा। उस लड़की ने, रिया ने अपने बताया। फिर उसने कहा कि मेरा ये चल रहा है, मैं ये हूँ। अच्छा, फिर उसने कहा वीडियो कॉल करेंगे। उसने कहा करते हैं। अब वीडियो कॉल किया, उसने पहली बार चेहरा देखा, बड़ी खूबसूरत। जिस कमरे में वो बैठ के बात कर रही थी, उस कमरे में पीछे अलग अलग भगवान की तस्वीरें भी टंगी हुई थी, इंडियन कपड़ों में थी। अब बातचीत होने लगी। अब बातचीत के बाद धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। फिर उसने कहा कि तुम बड़े अच्छे लगते हो, शादी वादी करेंगे। अब ये सब कुछ चलता रहा। रिया बात कर रही है, इधर प्रदीप बात कर रहा है, और प्रदीप इधर पोस्टेड भी है, आर्मी में है, जोधपुर में है। अब इसी दौरान में ये आ गया 2022। 14 और 15 फरवरी को जैसलमेर के एक इलाके में वो अपनी यूनिट के साथ एक ईयरली जो वॉर प्रैक्टिस होता है, युद्ध अभ्यास, उसके लिए प्रदीप गया हुआ था। और वहाँ से करीब 1 हफ्ते के बाद फिर लौटा अपनी यूनिट में। और यहाँ आने के बाद अब वो उसे फिर से फ़ोन पे बातचीत शुरू हो गई। इसने कहा था अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ तो बात नहीं करूँगा। अब लड़की बातचीत करती, और धीरे धीरे फिर उसने बताया कि मेरे यूनिट में एक लड़की है, और उस लड़की को किसी गलती की वजह से उठाकर क्लर्क वाले डेस्क पे बिठा दिया गया है। अब उसे कुछ चीज़ों की मदद चाहिए, जो डेस्क जॉब होता है, अलग अलग सेना में क्या क्या काम होता है, ये कहकर तो मेरी हेल्प कर दो दोस्त की। प्रदीप ने कहा बताओ क्या हेल्प करूं? तो उसने कहा अच्छा, जैसे जहाँ पे तुम पोस्टेड हो उस यूनिट में क्या होता है, कितने लोग हैं, क्या काम होता है, किस तरह का काम होता है। अब इसने बताना शुरू किया कि चलो गर्लफ्रेंड है, दोस्ती हो गई है। अब फिर उसने बताना शुरू किया कि अच्छा ये तुमने बताया तो काम का है, लेकिन अगर उसे कुछ पेपर वर्क भी सबमिट करने होते हैं, जो असाइनमेंट है क्लर्क डेस्क पे, तो इसकी कुछ तुम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फ़ोटो भी भेज दो व्हाट्सएप पे। मोहब्बत में अंधा प्रदीप ये भी भेज दिया, भाई डॉक्यूमेंट्स उठा के भेज रहा है। अब ये वो बीच बीच में आता, ये मांगती और ये भेजता जाता। कई बार इसने अब वहाँ के जो मिसाइल थी उसके यूनिट की बैटरी रूम में घुसा, वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, कई डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग दूसरी तस्वीरें ली, कंप्यूटर में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उस टाइप के उसके इसने चीज़ें भेजी। तो लोकेशन फोकेशन यूनिट में क्या क्या काम होता है वो सब जानकारी लड़की मांगती रही। ये मोहब्बत में अंधे होकर देते रहे, सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान में अब मार्च आ गया, मार्च 2022 इसी साल। मार्च के लास्ट वीक में अचानक एक दिन फिर रिया का फ़ोन आता है और वो कहती है कि
मेरी कुछ ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें हैं, तो मेरी यूनिट वाले ने मेरा मोबाइल जमा कर लिया है। अब मैं अपने मोबाइल से तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी और इतने दिन तक तुमसे कांटेक्ट नहीं रहेगा। पूरा वो जाल फेंक चुकी थी। प्रदीप कहने लगा, अरे तुम्हारा मोबाइल नहीं रहेगा, पता नहीं कितने दिनों तक, कितने हफ्ते तक ट्रेनिंग रहेगी, तुमसे बिना बात किए हुए मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँ। तो उसने कहा कि एक उपाय है, तुम एक काम करो कि तुम मुझे अपना कोई जो नंबर है सिम, उसको दे दो, तो मैं व्हाट्सएप पे जो है ना OTP नंबर दे देना, मैं उससे अपना व्हाट्सएप कर लूँगा और व्हाट्सएप पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो प्रदीप ने उसको अपना एक पुराना नंबर शेयर किया, सिम नंबर, और उसने कहा था मेरे पास एक और मोबाइल है, तुम सिर्फ सिम नंबर शेयर कर लो, हम व्हाट्सएप और OTP तुम्हारे पास आएगा वो मैं कर लूँगी। उसने कहा ठीक है। अब उसके बाद प्रदीप साहब ने अपना नया पुराना सिम दे दिया यूज़ करने के लिए, OTP भी बता दिया, वो उसी पे अपनी बातचीत चल रही है, वीडियो कॉल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब इसके बाद फिर अचानक आता है कि एक रोज़ रिया कहती है कि बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, मिलना चाहिए। प्रदीप इस इंतज़ार में बैठा था खुश। उसने कहा कहाँ मिलना, उसने कहा मैं दिल्ली आ रही हूँ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, तो वहीं मिलते हैं, जगह बता दी उसने कहा ठीक है, तारीख़ बता दी। अब उस तारीख़ पर प्रदीप साहब छुट्टी वुट्टी बहाना करके लेके दिल्ली पहुँच गए। उस जगह खड़े हो गए कि अब वो आए। अब वो आए नहीं थे वक्त पर, फ़ोन किया, मोबाइल स्विच ऑफ। अब बड़ा परेशान, मार्च का महीना था, धोखा दे दिया लड़की ने। अब वो तो नहीं आई, अचानक कुछ लोग आए और प्रदीप को अपने साथ ले गए। पता चला वो सब भारतीय सेना के खुफिया विभाग के लोग थे। प्रदीप को वहाँ से दिल्ली से ले जाया गया और सीधे पहले जयपुर ले जाया गया और फिर उससे पूछताछ हुई और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका जुर्म बताया गया कि तुमने पाकिस्तान की एक जासूस को पिछले कई महीनों में कई अहम जानकारी और डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज लीक किए। तुमने अपनी यूनिट, अपनी मिसाइल, अपने सेनाओं के पोजीशन, इन सब के बारे में जानकारी दी। न सिर्फ जानकारी दी बल्कि उसके पेपर्स भी तुमने भेजे हैं। और तुम पाकिस्तान की एक जासूस के झांसे में आ गए, तो तुम एक हनी ट्रैप का शिकार हो गए। अब यहाँ काटो तो खून नहीं प्रदीप को कि ये क्या मतलब है, रिया से तो उसकी मोहब्बत है, रिया से वो प्यार करता है और ये क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने उसे पूरी कहानी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख दिए कि देखो, हमने तुम्हारा फ़ोन सर्विलांस पे लगा दिया था जब हमें शक हुआ, और उसके बाद हमें पता चला, फिर हमें ये भी पता चला ये नंबर क्या है, और उसके बाद पता चला कि तुमने क्या क्या दिए, हमने वो सारी चीज़ें निकाली। तो बोला वो लड़की ना मुंबई में है ना बेंगलोर में, और उसका नाम रिया भी नहीं है। प्रदीप ने कहा फिर कौन है, कहाँ है? उसने कहा वो तो पाकिस्तान में बैठी है। ये सारा खेल +91 और +92 का है। +91 इंडिया के लिए अगर आप कोई भी नंबर मिलाएंगे तो उससे पहले ये कोड लगाना पड़ता है, और +92 ये पाकिस्तान का है। अब अगर आपके मोबाइल पे कोई व्हाट्सअप कॉल या कोई और आता है और +92 आता है तो आप समझ जाएंगे पाकिस्तान का, या किसी के पास +91 आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इंडिया का है। तो उसने कहा कि प्रदीप के मन में ये सवाल, उसने कहा कि मैं लगातार बात कर रहा हूँ, बट हमेशा नंबर जो है वो +91, वो पाकिस्तान में अगर बैठी है, पाकिस्तान से कर रही है, तो फिर ये आना चाहिए। फिर उसे सारी कहानी बताई गई, लेकिन उसके बाद उसे ऑफिशियल अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने एक जासूस की मदद की, चाहे जाने अनजाने में की, लेकिन हनी ट्रैप का शिकार होकर की। तब उसके ज़रिए फिर ये पूरी जानकारी हुई, जांच हुई, और उस जांच के बाद एक खुलासा हुआ, और वही खुलासा कहानी है कि पाकिस्तान ने आजकल अपना तरीका बदल दिया है। अब जासूसी का एक नया खेल है, बहुत सारे देश करते हैं इसको। अब ये हुआ है कि इंडिया के जितने भी अलग अलग, चाहे वो आर्मी हो या फिर BSF हो या फिर DRDO हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इनके अफसरों को, इनके जवानों को एक एक कर टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की जासूसों के ज़रिए। अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरी तफ्तीश में, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में इसी प्रदीप के केस के बाद सामने आई। करते ये हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI या पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना, इन्होंने इस वक्त जो रिपोर्ट है करीब 25 लड़कियों की एक टीम बना रखी है। ये लड़कियां ज़्यादातर कॉलेज गर्ल्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी हैं जो रेड लाइट एरिया में काम करती हैं।
बट इन सब के सिलेक्शन का पैमाना एक कि ये खूबसूरत होनी चाहिए। एक बार इस पैमाने पे खरे उतरती हैं, फिर इन्हें ले जाया जाता है और इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्या? आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, डीआरडीओ में, रेलवे में कैसे काम होता है, इनकी रैंकिंग क्या होती है, इनके अफसरों को क्या कहा जाता है, अलग अलग यूनिट कैसे काम करती है, रैंक और पद क्या होता है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग, बोलने की ट्रेनिंग, इंग्लिश की ट्रेनिंग, हिंदी की ट्रेनिंग, उर्दू तो उन्हें आती ही है। इसके अलावा कपड़ों की ट्रेनिंग कि कैसे इंडियन लड़कियां कपड़े पहनती हैं, वो क्योंकि ये सब कुछ वीडियो कॉल में दिखता है। बोली, भाषा, इसकी ट्रेनिंग, और फिर इनको जिस जगह से जब तक फ़ोन पे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो इनको यही आईएसआई और पाकिस्तानी सेना, बल्कि अब जहाँ पे रखती है इनको एक कमरा अलॉट किया गया है और उस कमरे में को पूरा एक तरह से सजाया जाता है। उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ होगा उसके ऊपर भी बारीक से बारीक नज़र रखी जाती है और उसको फिर उसके ऊपर काम होता है कि एक लड़की अगर बात कर रही है वीडियो कॉल और 9-1 है, जाहिर सी बात उसका नाम है, रिया है, सुनीता है, अनीता है, जो भी है, तो अगर वो बात कर रही है तो उसके बैकड्रॉप में क्या होगा, अगर वो अपने घर पे है या हॉस्टल में है तो जनरली फिल्मी सितारों की तस्वीरें होंगी या फिर देवी देवताओं की तस्वीरें होंगी, तो बैकड्रॉप में यही तस्वीरें भी दीवार पर होती ताकि जब वीडियो कॉल करे तो सामने वालों को यकीन हो जाए कि पहनावे से ये हिंदुस्तानी है, पीछे दीवारों पे तस्वीरें क्या उससे ये हिंदुस्तानी है। तो ये सारी चीज़ें आँखों का धोखा, ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद इसके बाद जो उनके हैकर्स हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, उनका काम ये है कि जो अलग अलग सेना में लोग हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, डीआरडीओ में हैं, इनके बारे में कुछ सारी चीज़ें निकालो, इन्फॉर्मेशन, नंबर हैक करते हैं, निकाल लेते हैं। अब उसके बाद वो सारे नंबर इन लड़कियों को बाकायदा ट्रेनिंग देने के बाद इन तक पहुंचाए जाते हैं। फिर इनसे कहा जाता है अब उनसे बात करो, बहुत ही मीठी आवाज़ में, प्यार भरी। फिर एक दोस्ती के साथ हेलो की बात शुरू होती है या फिर रॉन्ग नंबर से एक बात शुरू होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो राइट होता जाता है। उसके बाद ये बातचीत में पहले प्यार, मोहब्बत, फिर इवन न्यूट कॉल भी करना, सामने वाले को फंसाने के लिए वो करना शुरू करती हैं। देन ये सब करने के बाद फिर शादी की बात होती है कि वादा करती हैं वो कि शादी करेंगे। अब एक 24 साल का ये जवान प्रदीप इन चीज़ों में, अच्छा उन्हें पूरा फैमिली बैकग्राउंड की भी जानकारी दी जाती है जितना मुमकिन है, या फिर लड़की खुद निकाल लेती है जानकारी। तो ये सब करने के बाद और इसी तरीके से कि मैं यहाँ फंस गई हूँ और अपने आप को भी ये कि मैं इसमें हूँ, अगर वो सेना में है तो वो आर्मी की बताएंगे, आर्मी में है तो नेवी की बताएंगे, और उसके कामकाज के बारे में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो अपने पेशे के बारे में पूरी तरह से माहिर होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, तब वो कॉल करती हैं और फिर अलग अलग ड्रामा करके कि ये जानकारी कई बार तो मोहब्बत में ही उगल दी जाती है, और नहीं तो फिर क्या करती हैं कि जो वीडियो कॉल करती हैं उसमें कुछ तस्वीरें सेव कर लेती हैं। फिर ब्लैकमेल शुरू होता है कि अगर तुम नहीं दोगे तुम्हारे यूनिट, तुम्हारे चीफ, तुम्हारे उनको भेज देंगे, और वरना ये हमारा काम करो। तो या तो सीधे सीधी मोहब्बत में फंस के उगल देता है, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो मना करते हैं कि मैं ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लीक करूँगा, फिर उनके साथ ये होता है कि उन्हें ब्लैकमेल करने का काम शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले, इसके अलावा ये क्या करती हैं, सोशल मीडिया पर अपना फेक आईडी बनाती हैं, जितनी भी ये जासूस हसीनाएं, ताकि बहुत सारी रिक्वेस्ट खुद आ जाए, और मीडिया वो बनाकर फिर ये देखती हैं कि कौन कौन है जो फोर्स से जुड़ा हुआ है, उनको रिक्वेस्ट भेजती हैं। 100 में से 2 ने भी एक्सेप्ट कर लिया, 1 ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो इनका काम हो जाता है। जैसे ही एक्सेप्ट होता है फिर बातचीत शुरू कर देती हैं, फिर दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इन सारी चीज़ें, फिर ब्लैकमेलिंग तक बात आती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये इन तमाम लोगों को टारगेट बनाती है। ये प्रदीप अगर अभी हाल में गिरफ्तार ना होता तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी और पूरा तरीका शायद इस तरह से सामने नहीं आता। अब आगाह किया गया है। अच्छा, जो +91 और 92 का खेल है वो इस तरीके से जो कॉल है हैक करके और फिर उस तरीके से सिम कार्ड लेना और इंडियन नंबर को दर्शाना अलग अलग शहर के, चाहे वो बेंगलोर हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, तो फिर वो कॉल बेशक पाकिस्तान से करें, नंबर शो करता है यहीं के अलग अलग शहरों का, तो और भी शक नहीं होता। पीछे दीवार पे
भारतीय तस्वीरें, नंबर लोकल, कपड़े वैसे ही, तो फिर शक की कोई गुंजाइश छोड़ती नहीं और इसी वजह से बड़ी आसानी से वो अपना शिकार बना लेती हैं। तो ये खुलासा हुआ है, तो ऐसे शिकार से सभी को सावधान रहना चाहिए। मुझे लगा कि आज ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसके बारे में शेयर करना चाहिए, तो आज मैंने इसलिए आपके सामने ये रख दी। तो कहानी तो ख़त्म है, लेकिन अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज विशाल लाहौटे अहमदाबाद से हैं, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल। इसके अलावा ललित राजपूत फरीदाबाद से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ललित। अशोक कुमार शाह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अशोक कुमार शाह जी। और निहारिका शाह ने भेजा है, उनके फादर इन लॉ हैं ये। साथ ही सनाउल्ला शेख नेपाल से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सनाउल्ला। साथ ही आयुष चक्रवर्ती, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आयुष। चिराग गॉडसे, इनका बर्थडे था अभी 3 को, तो ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे चिराग। श्रोमणी पांडे जी, इनका भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे श्रोमणी जी। इसके अलावा तौफीक उमर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तौफीक। बासित अली ने भेजा है। बिक्रमजीत सिंह रोपड़ से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बिक्रमजीत जी। और पांडे सिंह ने भेजा है, बल्कि प्रदीप सिंह जी ने भेजा है, सॉरी। साथ ही दिव्यम नितिन व्यास, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्यम, हमेशा खुश रहो। प्रियंका व्यास, कनिष्का, नेहल और नितिन व्यास ने भेजा है। साथ ही प्रीति नरूले जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने टीचर्स डे की विश की थी, तो उसमें से एक प्रीति नरूले भी हैं, तो थैंक यू सो मच। तूफान थापा नेपाल से हैं और इन्होंने कहा कि वो अभी दिल्ली क्राइम पे वो कच्चा बनियान गिरोह आया, तो क्या कच्चा बनियान गिरोह वाकई रियल है? बिल्कुल, कच्चा बनियान एक रियल है, दिल्ली में बहुत सारे क्राइम कर चुका था। इसके अलावा गुरविंदर सिंह हैं यूएसए से, थैंक यू सो मच गुरविंदर जी आपके इस मेल के लिए। और इनका एक 10 साल का बेटा है, उन्होंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो थोड़ा इंग्लिश में भी सुना सकें? गुरविंदर सिंह जी, बस वहीं थोड़ा हाथ कमज़ोर है, तो मैं सुनाने की भी कोशिश करूं तो फिर खामखा वो हंसने लगेगा, तो रहने दीजिए, आप ही थोड़ा ट्रांसलेट करके सुना दीजिए, इतना तो मेरे लिए आप कर ही देंगे। इसके अलावा सुरेश कुमार हैं, और सुरेश कुमार जी आपने लिखा है स्टोरी भेजनी है, बिल्कुल आपको मैंने मेल भी किया है, आप मेल पे स्टोरी भेज सकते हैं। साथ ही पारस कोहली जी ने एक स्टोरी की फरमाइश की है, अबू उबैदा ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है, तेजस भाटिया जी ने भी की है, मनीष यूएई से हैं जमशेदपुर के, इन्होंने बनर्जी साहब के लिए एक बड़ा खूबसूरत मेल भेजा है, थैंक यू सो मच मनीष। साथ ही चंद्र रे हैं, इन्होंने कहा मैं बहुत बेरहम हूँ, इनके मेल का जवाब नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं है चंद्रा साहब, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, पर कोशिश करता हूँ हर एक का जवाब दे दूँ या फिर शामिल करूँ यहाँ। वत्सल देसाई ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा दीपिका मलिक सांगवान जी ने भी एक कहानी की फरमाइश की है, रोशन कुमार ने भी की है, देवदत्त कुमार, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अनिल पाटिल औरंगाबाद से एक स्टोरी की फरमाइश। इसके अलावा सरिता हर्ष अमेठी से हैं, और इन्होंने कहा कि वो आपको जो भी सीरियल किलर KGF 2 से जो इंस्पायर होकर जो बना, कैसा लगा आपको, क्या सोचा? क्या सोचूं, मतलब कहीं से भी हो, जो उसने जुर्म किया है वो बड़ा ख़तरनाक था, बेगुनाहों को सड़क पे सोते हुए यूँ मारना, वो चौकीदारों को, गार्ड को, तो सोच ही ख़त्म हो जाती है। दीक्षा भदौरिया जी हैं, ये CA की स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं ये, तो ऑल द बेस्ट दीक्षा। और CA के स्टूडेंट्स की क्वेरी और प्रॉब्लम के लिए इन्होंने एक वो भी शुरू किया, CA क्वेरी, शायद अपना यूट्यूब पे। तो जो भी CA के स्टूडेंट है, CA से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दीक्षा के पास जाइए, आप ज़रूर पूछिए CA क्वेरी में। साथ ही तुषार कुमार सिंह, इन्होंने एक स्टोरी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। कल वैसे इंडिया और श्रीलंका का मैच भी है, अब दोनों मैच हमारे लिए करो या मरो है, क्योंकि 2 में से एक भी हारे तो हम एशिया कप से बाहर, हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।